हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजू वर्ड। मैं आपका ज्योग्राफी टीचर विनोद दोहन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था और काफी अच्छे से आपको एक वीडियो मिल गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का आपको एक बार वीडियो दूं, मैं आपको क्या क्या बता गया था तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हम शुरू करते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन नियोजन। रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं हमारे संसाधनों को बचाने के लिए या उनके अच्छे से प्रयोग करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग हम करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे संसाधन है उनका कैसा यूज। जुडिशियस का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण, यानी कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से उनका उपयोग करें। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप कोई भी आपका रिसोर्स है उसको आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, वेस्टेज करते हैं उसकी। मान लीजिए आप लाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप क्या करते हैं आपके कमरे में एसी भी चलाते हैं, फैन भी चलाते हैं और ऊपर से 5-6 लाइट जला के रखते हैं और बाहर जाते हैं तो उनको बंद नहीं करते, वो चलते रहते हैं। तो वो क्या हुआ आपका, वो अविवेकपूर्ण, यानी कि आपका दोषपूर्ण ढंग से एक कह सकते हैं कि आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। आपको सिर्फ कैसा यूज करना चाहिए, जब तक उसका उपयोग हो यूज करो, फिर उसको बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे मेन बात है कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से या समझ द्वारा, एक समझ से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। मान लीजिए, देखिए कई प्रदेश क्या होते हैं कि छत्तीसगढ़ है उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कोल, सभी रिसोर्सेज वहां पर, आयरन, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं छत्तीसगढ़ झारखंड में सभी प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो देश के कुछ अन्य भाग हैं जहां पर ये रिसोर्स नहीं पाए जाते, मान लीजिए हमारी हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर रिसोर्सेज कम होते हैं। तो वहां पर क्या करना चाहिए कि सरकार को कि वो रिसोर्सेज हरियाणा को भी देने चाहिए, या जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री जहां पर वो रिसोर्स नहीं होते तो उन्हें वहां पर भी देना चाहिए। पूरे नेशनल लेवल पर क्या करना चाहिए, उनका सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। उसी लिए इस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज का यूज होगा और अगर बाकी देश में नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा देश है वो पीछे रह जाएगा डेवलपमेंट में। इसलिए हमें क्या जरूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर आता है कि स्टेट लेवल पर, मान लीजिए अब स्टेट में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा से ही, जो हरियाणा का एक महेंद्रगढ़ जिला है तो वो क्या है, पूरे हरियाणा में एक रिच है, किस चीज में, रिसोर्सेज में रिच पर जिला है, रिच डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वहां पर क्या है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट को हम क्या करेंगे कि सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसको यूज करते रहें सभी रिसोर्सेज को और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में ना दें, तो उससे क्या होगा कि उस जिले में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिसोर्स को यूज नहीं कर सकेंगे और इससे क्या होगा, वेस्टेज होनी शुरू हो जाएगी। या तो रिसोर्स मतलब वो वेस्ट यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, या फिर उनके पड़े रह जाएंगे और वो इकोनॉमिकली पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग ज्यादा जरूरी होता है। फिर होता है कि रीजनल, किसी एक क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा, हम बोल देते हैं क्षेत्र किस प्रकार से, जो हमारा प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें क्या रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं। और जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है। मान लीजिए अगर हम एक्सचेंज ना करें नॉर्दर्न भाग से, अगर हम जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्लेट्यू पठारी भाग को ना दें और पठारी भाग वाले जो अपने रिच रिसोर्सेज है, मान लीजिए हीरा, सोना, चांदी, अदर मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम, जितने भी हैं वो अगर शेयर ना करें तो क्या होगा, इससे बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमें कैसा है, बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत होती है। और लोकल लेवल्स पर मान लीजिए इन सभी को, जो लोकल एरियाज होते हैं, जो छोटे विलेज होते हैं, छोटी सिटीज होती हैं, सब जगह हमें देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग वो एक सक्सेसफुल हो और रिसोर्सेज का वेस्ट यूज ना हो और सभी को इक्वली रिसोर्स मिले। अब हम शुरू करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो भारत में संसाधन नियोजन की जरूरत क्यों है और वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आप देखेंगे कि इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया का मतलब है
जो रिसोर्सेज हो भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि देखिए झारखंड छत्तीसगढ़ में अलग रिसोर्स पाए जाते हैं, और जो मुंबई हाई है वहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। झारखंड में मेटल्स और कोल आपका ज्यादा पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ है, जो आपका नॉर्दर्न इंडिया, वहां पर कौन से रिसोर्स है, वहां पर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है, जितने भी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा है। और जो मान लीजिए एप्पल या जो पहाड़ी फ्रूट होते हैं, माउंटेन फ्रूट्स, वो माउंटेन्स में होते हैं। तो इसलिए अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये कैसा है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इंडिया काफी बड़ा देश है और वहां पर एनॉर्मस डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वो रिसोर्स कौन सी जगह पे कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, सबसे जरूरी बात है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी होगी कि इस जगह पर ये रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है। फिर क्या करेंगे, उसकी इन्वेंटरी तो अगर आइडेंटिफिकेशन होगी तो इन्वेंटरी जरूर होगी, उसकी खोजबीन जरूर होगी। फिर क्या होगा कि उसका हमें सर्वे करना चाहिए कि ये रिसोर्स यहाँ पर कितनी मात्रा में है और इसको ट्रांसपोर्ट द्वारा हम कहाँ कहाँ पर भेज सकते हैं, और फिर उसकी मैपिंग करनी चाहिए। मान लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में कोल नहीं है, लेकिन कुछ खदानों में बहुत ज्यादा कोल है, तो उसकी मैपिंग करनी चाहिए कि ये जो खदान है ये कोल प्रमुख खदानें हैं, तो वहां से हमें ऑल ओवर इंडिया इसको कैसे भेज सकते हैं, इस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है और वहां पर इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। फिर हम बात करते हैं कि इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ प्लानिंग करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हम रिसोर्स को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर हमें फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए। मान लीजिए छत्तीसगढ़ से हम कोल निकालते हैं, ये छत्तीसगढ़ यहाँ से हमने कोल निकाला और इसके ऊपर फैक्ट्री लगा दी, फिर हम कोल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से तो कोल हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री हमारी गिर जाएंगी माइनिंग की वजह से। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ से कोल निकालेंगे तो दूर जाकर, मान लीजिए ये हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली में हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगा दी, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोल को यहाँ पर भेज देंगे। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए हमने कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना दी, तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट था, तो उस बिजली को हम यहाँ पर भी भेज सकते हैं तारों द्वारा। अदर पार्ट ऑफ इंडिया है, हम चारों तरफ भेज सकते हैं। इस प्रकार से हमें टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है। अब उसके बाद आता है कि मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मान लीजिए इससे हमारा क्या मीनिंग है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट की हम प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ से कोल निकालेंगे या यहाँ से मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकालेंगे, लेकिन उसको भेजेंगे कैसे? तो अगर मान लीजिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान डिफरेंट है कि किसी भी एरिया में सरकार ने क्या किया हुआ, मान लीजिए कोई हम उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हम पेट्रोलियम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े ट्रकों में जाता है पेट्रोल डीजल, जो भर के जाता है काफी हैवी लोड होता है, और वहां पर क्या है, कच्चे माउंटेन है, वो माउंटेन गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल जाता तो लेकिन बहुत कम मात्रा में जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैचिंग करनी चाहिए कि हमें यहाँ पर इतना पेट्रोल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा जब हम उसकी नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हमारी रिसोर्स प्लानिंग की मैच हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्लानिंग इन रिसोर्स इंडिया सक्सेसफुल हो सकती है। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्टर से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पुराने समय में लोहा यूज होता था, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से हम बात करते हैं, तो वहां पर वो लोग क्या करते थे, वो नदियों के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर रिसोर्सेज थे। इस प्रकार से हिस्टोरिकल फैक्टर भी रिसोर्सेज में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप रिसोर्स प्लानिंग इंडिया देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स। देखिए लैंड रिसोर्स को हिंदी में बोलते हैं भू संसाधन या भूमि संसाधन। देखिए भूमि संसाधन से हमारा क्या अभिप्राय, आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे, उनमें हमारा था एक नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड हमारी कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज। आपने कई बार धार्मिक सीरियल देखे होंगे कि कोई एक्टर या किसी बड़े विलेन की मौत हो जाती है तो उसके साथी क्या बोलते हैं कि ये पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो पंच तत्व हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए जैसे कि वाटर, सबसे पहले जो जल संसाधन है यानी कि वाटर रिसोर्स, फिर जो लैंड रिसोर्स है भूमि संसाधन, एयर रिसोर्स यानी कि हवा जो है हमारी वायु,
फिर होता है हमारा फायर यानी कि आग, और जो 5वें नंबर पर आता है जो आसमान यानी कि आकाश, जिसको हम एक रिसोर्स के रूप में मानते हैं। तो आपने पंचतत्वों के बारे में सुना होगा, तो वो कैसे होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अगर इनमें से एक भी रिसोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। मान लीजिए सारी भूमि पानी में डूब जाए तो हम रहेंगे कहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, कहाँ पर माउंटेन होंगे, तो हमारी जो लाइफ वो ही खत्म हो जाएगी। इन पांचों में से अगर एक भी, सिर्फ पांचों में से एक भी रिसोर्स खत्म हुआ तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है इसकी देखिए क्या क्या करती है, ये हमारे सपोर्ट्स करती है नेचुरल वेजिटेशन। जितनी भी आपकी नेचुरल वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है प्राकृतिक, वो कहाँ पर पाई जाती है, भूमि पर। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जितने भी जंगली जीव हैं वो भी कहाँ पर रहते हैं, भूमि पर ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले जीव वो क्या से होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ में नहीं गिने जाते। वो कैसे गिने जाते हैं, वो उनको मेरीन लाइफ बोला जाता है, समुद्री लाइफ बोला जाता है। उसके बाद जो है ह्यूमन लाइफ यानी कि जो हम ह्यूमन से, हम भी धरती पर ही रहते हैं। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज है ह्यूमन के द्वारा की जाती है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक्टिविटी, ये हम ह्यूमन्स के द्वारा की जाती है। और ये सभी केस पर है भूमि पर की जाती है। एक प्रकार से आप इनको यूजेज ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा इंडिया है उसमें हमारे लैंड फीचर्स देख लेते हैं कि कौन सा भाग कितने पर है। देखिए जो माउंटेन है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 30% पर, यानी कि 30%। 30 मान लीजिए हमारे पास टोटल 100 स्क्वायर फुट, मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर क्या है, लैंड है। तो उसमें से 30 स्क्वायर मीटर किसके पास है, माउंटेन्स द्वारा ढकी हुई है। तो हमारे 30% ऑफ लैंड कवर्ड विद माउंटेन्स। देखिए माउंटेन सबसे पहले क्यों बता, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया, अगर हम उत्तर से भारत का नक्शा देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको माउंटेन दिखेंगे, द हिमालयाज, फिर अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर जो आपकी पूर्वी और पश्चिमी घाटों की पहाड़ियां हैं वो आती हैं। फिर हमारे आते हैं प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका। सबसे ज्यादा परसेंटेज प्लेन्स की, मैदानी भागों की पाई जाती है 43%, क्योंकि पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर प्लेन्स पाए जाते हैं। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनको भी इसी के अंदर गिना जाता है। तो ये कैसे है, ये 43% एरिया मैदानी भागों का। उसके बाद है प्लेट्यूज यानी कि पठार। पठार का कितना एरिया है, 27%। क्यों, क्योंकि देखिए पठार का सबसे कम एरिया है तीनों लैंड फीचर्स में से, क्योंकि पठारी जो भाग वो कम है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इनसे बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से प्लेट्यूज सबसे कम पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत का पठार, उसके अंतर्गत आते हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र का पठार। तो इस प्रकार बहुत से भागों में उनको बांटा गया है। उनके बारे में हम जो टॉपिक होगा आपका उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन यानी कि भूमि का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है फॉरेस्ट यानी कि जो वन होते हैं, जितने भी आपके वन हैं, तो सबसे जरूरी पार्ट है फॉरेस्ट हमारी लाइफ का। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, और ट्रीज क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे मेन यूज है जो फॉरेस्ट है, लैंड है। उसके बाद क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी कि जो भूमि कल्टीवेशन के लिए यानी कि कृषि के लिए अनुपलब्ध, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक प्रकार से अवेलेबल होता है उपलब्ध, और जो अवेलेबल नहीं होता उसको बोलते हैं अनुपलब्ध। तो इसमें टू टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं, दो प्रकार की भूमि होती है। एक तो बैरन लैंड यानी कि वेस्ट लैंड, एक आप कह सकते हैं बंजर भूमि होती है जो वो इसके अंदर गिनी जाती है। दूसरी होती है नॉन एग्रीकल्चर यूजेज यानी कि जो लैंड एग्रीकल्चर यूजेज में नहीं आती। मान लीजिए जहां पर आपका मकान है, जहां पर इमारतें बनी है, सड़क बनी है, रेलवे ट्रैक्स बने हैं, वो कैसी है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज ऑफ लैंड है, यानी कि वहां पर हम एग्रीकल्चर नहीं करते, एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि जो अन्य भूमि है जो जहां पर हम कृषि नहीं करते, अनकल्टिवेटेड है। सबसे पहले जो है परमानेंट ग्रेजिंग लैंड यानी कि इसको बोलते हैं चरागाह, जहां पर पशु चराते हैं। देखिए वहां पर हमने पशु चराए, सिर्फ कृषि नहीं की हमने, वहां पर कोई भी एग्रीकल्चरल पार्ट नहीं है, तो वहां पर हमने कोई भी खेती नहीं की। उसके बाद जो हमारी है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स यानी कि जो ट्री होते हैं, मान लीजिए उनके अंडर जो लैंड गिनी जाती है, एक प्रकार से आप फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं। आपके जितने भी बाग होते हैं या छोटे मोटे बियड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स के आती है। उसके बाद क्या होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि जिस भूमि पर हम कृषि तो कर सकते हैं लेकिन वो हमने वेस्ट छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भूमि पर 5 साल, इस बात को आप याद रखिए, 5 इयर्स, अगर 5 इयर्स तक हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे किसी उपयोगी भूमि का, एग्रीकल्चरल लेवल लैंड का,
तो वो क्या हो जाएगी, वो अनकल्चरेबल हो जाएगी, वेस्ट लैंड में गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर झाड़ियां, अदर प्रकार के जो छोटे मोटे घास होते हैं और पेड़ होते हैं वो उग जाएंगे। वो कैसी हो जाएगी हमारे लिए, वो अनकल्टिवेटेड लैंड हो जाएगी, वेस्ट लैंड में गिनी जाएगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सी प्रकार की लैंड है। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जो फैलो लैंड्स, यानी कि फैलो लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं एक प्रकार से प्रतिभूमि। देखिए जो फैलो लैंड्स होती हैं वो प्रति का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर के लिए हम यूज नहीं करते। सबसे पहले जो है करंट फैलो, करंट फैलो का मतलब होता है द लैंड विच रिमेनिंग फैलो टिल नाउ, यानी कि जो बहुत कम समय से, वेरी लेस टाइम से फैलो लैंड है, यानी कि जो जिस भूमि को हम कह सकते हैं 1 ईयर से लेस देन 1 ईयर जो फैलो लैंड है, यानी कि 1 साल से जिसकी कल्चरल, जिसको हमने नहीं बोया है, कल्चरल लैंड के रूप में उसको हमने प्रयोग नहीं किया, उसे हम क्या कहते हैं, करंट फैलो। जो सेकंड पार्ट है वो है अदर देन करंट फैलो, यानी कि जो अदर टाइप है फैलो लैंड का, जो करंट से अदर है, यानी कि जिसको हमने लगभग हम कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स, तो उसे क्या कहते हैं, अदर फैलो लैंड है, अदर देन करंट फैलो लैंड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी जो लैंड यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेट सोन एरिया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। देखिए कई एरियाज ऐसे जहां पर साल में 2 या 3 फसलें ली जाती है, जैसे हरियाणा में आप देखेंगे तो एक बार गर्मियों के मौसम में कटाई होती है गेहूं की, और लगभग सर्दियों के मौसम में जो कटाई होती है धान की, या जो अन्य फसल उनके पैरेलल बोई जाती है, उनके कंटेम्परेरी होती है। तो उस प्रकार वो क्या करते हैं कि 2 फसल 1 साल में लेते हैं, लेकिन कई जगह पर 3-3 फसलें भी 1 साल में ली जाती है। जैसे कि एक बार जो गर्मियों में गेहूं कटने के बाद फिर क्या करते हैं कि कई जगह पर वहां पर कुछ जो होती है वेजिटेबल्स बो दी जाती है, वेजिटेबल की एग्रीकल्चर की जाती है, और फिर वहां पर जो अदर फसल होती है जैसे कि धान हो गया, धान के साथ क्या बोया जाता है आपका, जो उसकी कंटेम्परेरी फसल होती है जो बोई जाती है, जैसे कि बाजरा होता है, या फिर आपकी जो कॉटन की जो फसल होती है वो बोई जाती है। तो इस प्रकार से वो क्या कह सकते हैं आप, जो 1 साल में एक ही जगह पर 1 से ज्यादा फसलें ली जाती हैं। देखिए जो एरिया सोन मोर देन वंस इन ए ईयर, यानी कि जो एरिया 1 साल में 1 से ज्यादा बार बोया जाता है तो कैसा होता है, नेट सोन एरिया में उसको गिना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो भूमि का डिग्रेडेशन को देखिए हिंदी में बोलते हैं इसका निम्नीकरण, और कंजर्वेशन होता है इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूमि है हमारी 95% बेसिक नीड्स हमारे जो लैंड से ही कंप्लीट होती हैं। उसके बाद जो हमारी जो एक्टिविटीज होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, भूमि भूमि निम्नीकरण के लिए जो एक्टिविटी होती है। क्यों होती है, देखिए कई हमारी एक्टिविटी होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं कि हमारी भूमि को खराब कर देते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि वनों को काटना। क्या होता है, वनों को काटना। डिफोरेस्टेशन वनों को काटना। उसके बाद होता है ओवर ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग, मान लीजिए हम पशुओं को जो चराने के लिए भूमि करते छोड़ते हैं, उससे ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करते जाते हैं, तो वो भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। क्यों, क्योंकि वो पशु क्या करते हैं कि घास के साथ साथ कई बार क्या करते हैं, जो छोटे पौधे हम लगाते हैं या जो अपने आप नेचुरली तौर पर उगते हैं उनको भी खा जाते हैं, और उससे वहां पर वो भूमि क्या होती है, वो भूमि बंजर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद होती है हमारी माइनिंग यानी कि खनन। देखिए हम क्या करते हैं, आज खानों का बहुत ज्यादा प्रयोग करके हम मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि खाने नीचे भी धस जाती है, जिससे क्या होता है कि भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहां पर ऊपर से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, या फिर क्या ओपन जो माइनिंग होती है वो क्या होती है कि बहुत बड़े एरिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, और उससे हम क्या करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको निकालते हैं, हमारे फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स उनको निकालते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। लेकिन वो खदान जितनी हमने खोदी थी वो एरिया क्या हुआ, वो खराब हो गया, और बारिश के कारण उसमें कई बार क्या होता है पानी भी भर जाता है, तो वो वहां पर एक झील भी बन जाती है। इस प्रकार से जो माइनिंग होती है, माइनिंग के कारण भी हमारी क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि में कमी आती है। उसके बाद जो हमारा है कि वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ऐसे क्या तरीके हैं कि हम उसको बचाव कर सके, किस चीज से, हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके
बचाने के क्या तरीके, वो निम्नीकरण को बचाने के तरीके। देखिए सबसे पहला हमारा तरीका क्या था, अफोरेस्टेशन। देखिए डिफोरेस्टेशन से उल्टा होता है। डिफोरेस्टेशन का क्या मीनिंग है, वनों को काटना। अफोरेस्टेशन का क्या मीनिंग है, वनों को लगाना। वनों को दोबारा से लगाना क्या कहलाता है, अफोरेस्टेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि जो हमारे चारण को मैनेज करके, यानी कि पशुओं को वहां पर खुले में न चराकर हम क्या करें, घर पे बांध ले जो पालतू पशु होते हैं, और उनके लिए वहां से कुछ जो चारा होता है वो काट कर ले आए, फिर उनको खिला दे। तो उससे इस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। या फिर क्या करें कि कुछ भूमि को चारों तरफ से बंद कर दे और उसके अंदर पशुओं को चराए, ताकि वो बाहर की भूमि में ज्यादा न जा सके। इस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं, मान लीजिए इससे सोइल इरोजन भी रुकता है, डेजर्टिफिकेशन भी कम होता है। तो एक प्रकार से एक लाइन में ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं। ये मान लीजिए पौधे हैं जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, और इधर से मान लीजिए बहुत तेज हवा आती है, या इधर से कोई तेज हवा आती है, तो ये पौधे क्या कर देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। या फिर इसके आगे जो लैंड होगी उससे सोइल इरोजन कम होगा। या फिर अगर मान लीजिए इस साइड से ये हवाएं डेजर्ट से आ रही हैं तो उसको भी कम कर देंगे। देखिए स्टॉप डेजर्टिफिकेशन ये शेल्टर बेल्ट्स के कारण ही रुक सकता है। अब होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो हमारी भूमि को काफी बंजर कर देता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा गंदा पानी छोड़ती रहती है, भूमि के ऊपर छोड़ती रहती है, या अदर मटेरियल डालती रहती है। उससे क्या है, भूमि का एक बहुत बड़ा एरिया क्या होता है कि वो बंजर हो जाता है। वहां पर ना तो कोई फसल उगती है, घास उगता है, और वो रहने लायक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा एसिडिक हम बोल सकते हैं, पॉइजनस भी हो जाता है, जहरीली भूमि हो जाती है। तो इसलिए आप क्या देखेंगे कि हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि उसे या तो कुछ भूमि इकट्ठी करके, थोड़ी भूमि उसे चारों तरफ हम चार दीवारी करके उसके अंदर ही डालते जाए, ताकि वो इधर उधर न फैले और उस ही भूमि में रहे। इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कर सकते हैं।